नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 जुलाई 2021 को द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, वर्ल्ड व्यू विद सुहासिनी हैदर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस आर्टिकल के बेसिस पे ही बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे आपको एनालिसिस मिल जाएगी। एक एनालिसिस मैं भी यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, चूंकि मेरे हिसाब से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेके, इंडिया के तिब्बत पॉलिसी को लेके, इनफैक्ट ओवरऑल इस रिस्पेक्ट में यूपीएससी मेंस में भी या फिर इंटरव्यू में भी आपसे सवाल निकलता है तो आपको काफी यूजफुल पॉइंट्स यहाँ पे बैकग्राउंड के मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आर्टिकल विद यू इन अ सेपरेट वीडियो। जल्दी से खत्म कर लेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स बता के खत्म करूंगा। कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंसाइट नहीं दी गई है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल से और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट एक क्रिस्प फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं सुहासिनी हैदर जी ने, और इसी से हम लोग डी कोड करने की कोशिश करेंगे इंडिया की तिब्बत पॉलिसी को। अब क्या है ये इंडिया की तिब्बत पॉलिसी। रिसेंटली हुआ ये है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने दलाई लामा जी को बर्थडे विश किया, ट्विटर पे ओपनली बर्थडे विश किया। अब ट्विटर पे जब ओपनली बर्थडे विश कर दिया तो इसको एक ऐसा स्टैंड समझा गया इंटरनेशनल सर्कल्स में कि इंडिया बहुत ज्यादा वोकल हो रहा है तिब्बत के कॉज के लिए। अब यहाँ पे सुहासिनी हैदर जी का ये बोलना है कि अगर आप इंडिया की तिब्बत पॉलिसी को डेसिफर करते हो तो समझ में ये आएगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट बहुत सारे तिब्बतन्स जो कि इंडिया में रहते हैं, इनफैक्ट तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन चाइना में रहते हैं, वो भी इंडिया की पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत। इंडिया की पॉलिसी इतनी ज्यादा डिफेंसिव है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके बेसिस पे क्या स्टेप लिया जाएगा, क्या स्टेप नहीं लिया जाएगा। अगर हम लोग तिब्बत की थोड़ी सी हिस्ट्री में घुसे तो 1914 और 1913 के लगभग एक एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत में। इस एग्रीमेंट में ब्रिटेन इन्वॉल्व था, इंडिया इन्वॉल्व था, और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये इन्वॉल्व थे, और ऑब्वियसली बात है आपका चाइना इन्वॉल्व था। अब उस समय पे इंडिया की कोई अलग सरकार तो थी नहीं, ब्रिटेन ही राज कर रहा था इंडिया के ऊपर। तो तीन मेन प्लेयर्स थे उस समय पे। कौन कौन? ब्रिटेन था, चाइना था और तिब्बत था। और इस बीच में क्या हुआ कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और ब्रिटेन की जो डोमिनियंस थे इंडिया के, इसके बीच में एक लाइन खींची गई। इस लाइन को मैकमोहन लाइन बोला गया। तो मैकमोहन लाइन ने इंडिया को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से अलग कर दिया। आज की डेट में जो मैकमोहन लाइन दिखती है ना, जो कि इंडिया चाइना के बीच के बॉर्डर को बनाती है, वो लाइन एक्चुअली में इंडिया और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के बीच में खींची गई थी। मतलब उस समय पे तिब्बत को चाइना का हिस्सा नहीं माना गया था। इट वॉज एन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। गॉट इट। और फिर आप देखोगे फाइनली जब 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनेगा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जोर आ जाएगा पूरी तरीके से आपका तिब्बत ये चाइना के ऊपर, तो फिर ये लोग घुसना शुरू करेंगे कहां पे? तिब्बत के इलाके में। 1951 में ही ऑक्यूपेशन कर लेगा तिब्बत का कौन? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की फोर्सेस। और उसके बाद 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन होगा, और यहां पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि जो तिब्बत इलाका है ये चाइना का इलाका है। ये आपने बहुत जगहों पे बहुत तरीके से, मैंने एडिटोरियल में भी कई बार आपको बताया, सुन ही लिया होगा। 1954 में फॉर्मल रिकॉग्निशन नेहरू जी की तरफ से चला गया था कि ठीक है भाई, तिब्बत चाइना का पार्ट है, जबकि रिकॉग्निशन नहीं जाना चाहिए था। उस समय पे इंडिया को भी रोकना चाहिए था, और काफी हद तक देखिए इंडिया तो नहीं रोक सकता था, बट यूएस को इंटरवीन करना चाहिए था। उस समय पे जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था चाइना ने, एक ही पावर थी दुनिया में ऐसी जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रोक सकती थी, और वो यूएसए थी। बट यूएसए काफी हद तक उस समय पे शांत रहा था। 1959 में प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगी। ये जो चाइनीज हैं वो अक्साई चीन के इलाके में इंटरफेरेंस करना शुरू करेंगे। ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखो, इस मैप में ओवरऑल ये हिस्सा हमारा है और ये हिस्सा भी हमारा है, ये अक्साई चीन है। तो आप कह लीजिए ये पूरा का पूरा जिनजियांग रीजन है और ये तिब्बत है। तो जिनजियांग रीजन की यहां से लेके एक ऐसी रोड बना रहा था चाइना जो अक्साई चीन से पास हो रही थी, और अक्साई चीन हम अपना इलाका मानते थे। जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी उस मैकमोहन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन इंडिया का था, लेकिन यहां पे चाइना ने तो मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया। चाइना तो मैकमोहन लाइन को मान ही नहीं रहा था ना, चाइना तो 1914 के इस एग्रीमेंट को ही नहीं मान रहा था, जिसके चलते तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और इंडिया के बीच में एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई थी। इसीलिए आज की डेट में आप देखिए चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम दिखाता है, पूरे के पूरे लद्दाख के ऊपर अपना क्लेम दिखाता है। क्यों क्लेम दिखाता है? क्योंकि चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, इस एग्रीमेंट को मानता ही नहीं, जो कि 1914 में ब्रिटेन, तिब्बत और चाइना के बीच में हुआ था। उनका ये बोलना है कि भाई ये पूरा अरुणाचल प्रदेश ये हमारा है, मतलब वो डिसाइड करेंगे कि उनका क्या है। और एक्चुअली में ये जो मैकमोहन लाइन थी इसको भी मानने से मना कर दिया। किसने? चाइना ने। 1959 में
जो भी तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर थे, ये दलाई लामा पॉलिटिकल लीडर भी थे, इनको भगा दिया चाइना ने। चाइना से भाग के इंडिया में आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको शरण दे दी। अब उस समय पे ये बोला गया कि जवाहरलाल नेहरू जी को इनको शरण नहीं देनी गई। अब देखिए ये बहुत बड़ा इशू रहा है कि शरण देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। शायद शरण ना देता तो चाइना अटैक नहीं करता। देखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी अगर दलाई लामा को शरण ना देते तो चाइना इंडिया की तरफ अटैक नहीं करता। 1962 में अक्साई चीन को जो कब्जा है चाइना ने, वो शायद तब भी कब्जाता अगर दलाई लामा को शरण ना भी देता इंडिया। तो कुल मिला के ओवरऑल चाइना का एक एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट था और इंडिया कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट से चल रहा था। लेकिन जब चाइना पाकिस्तान जैसे आपके नेबर्स हो तो रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसीलिए आज तक नेहरू जी को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। बहरहाल जब तिब्बतन कम्युनिटी को इंडिया में एग्जाइल दिया गया तो दलाई लामा अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ इंडिया में आए थे और उसके बाद तब से वो इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन इंडिया में उनको किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ना प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ओवरऑल अगर आप इस पूरे इशू को देखोगे तो इंडिया की जो तिब्बत पॉलिसी रही है वो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को समझ में ही नहीं आ रही है। ना वो इंडिया में रहने वाले जो तिब्बत के लोग हैं उनको समझ में आ रही, ना वो तिब्बत में रहने वाले तिब्बत के लोगों को समझ में आ रही, ना यूएसए को समझ में आ रही। उससे पहले अगर हम तिब्बत के इंपॉर्टेंस को समझो, दलाई लामा के इंपॉर्टेंस को समझे, तो तिब्बत का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ये है कि 180 करोड़ की आबादी तिब्बत के वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट 48% तिब्बत के प्लेट्यू से जो पानी निकलता है वो इंडिया की तरफ आता है। फिर अगर आप देखो तो बहुत से इंडियंस ये जो दलाई लामा है इनकी पूजा करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, ज्यादातर तिब्बतन कम्युनिटी के हैं, जो कि दलाई लामा की पूजा करते हैं। इनफैक्ट इनकी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है, वो धर्मशाला से चलती है। और इंडियन आर्मी में भी रिसेंटली एक प्रपोजल लाया गया था कि भाई इंडियन आर्मी के लोग तिब्बतन हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और इन पर्सनल्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डेप्यूटेशन दिया जाएगा, ओवरऑल पोस्टिंग दी जाएगी। तो तिब्बतन कॉज को हमने प्रमोट तो किया है लेकिन बहुत दबे शब्दों में प्रमोट किया है। किस प्रकार से यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देखिए कैसे कैसे। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अपनी स्वीयरिंग इन सेरेमनी में उस समय पे जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल की इंडिया के जो मतलब तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन इंडिया, मतलब तिब्बत की जो सरकार जो इंडिया की तरफ से चल रही थी, उसके जो हेड थे लॉब्सांग सांगे, इनको स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया 2014 में मोदी जी ने, 2019 में नहीं बुलाया। 2019 में भी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी जब दूसरी बार जीते मोदी जी, बट नहीं बुलाया। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई इंडिया कभी सपोर्ट करता है तिब्बत वालों को, कभी नहीं करता है। 2016 में सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, चाइनीज डिसिडेंट की हम एक कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने देंगे। इसमें उइगुर जो मुस्लिम्स हैं जो कि चाइना से भाग के किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो जो तिब्बतन लीडर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में सेटल्ड हैं, इनको इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया में इसकी एक कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन चाइना की तरफ से इतना प्रेशर आया कि इनके वीजा को एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया इंडिया ने। 2020 में एक तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का ऑफिसर, सोल्जर, जिसने इंडियन आर्मी के साथ ही अपनी ट्रेनिंग की थी, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका फ्यूनरल को अटेम्प्ट करते हैं बीजेपी के लीडर राम माधव, अपना ट्वीट भी डालते हैं और बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। फिर प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने रिसेंटली बर्थडे विश दिया दलाई लामा को। दलाई लामा ने बर्थडे विश का रिस्पॉन्स भी दिया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ओवरऑल एक स्टेटमेंट आया कि हम दलाई लामा को एक पब्लिक रिलीजियस लीडर की तरह मानते हैं। तो कुल मिला के इंडिया का जो स्टैंड है ना तिब्बत का लेके, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। और जरूरत यह है कि इसको एग्रेसिव होने की जरूरत है। अगर आप चाइना को देखो तो चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना ओपनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है। चाइना ओपनली उन टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिन्होंने इंडिया की धरती पे आके टेररिस्ट अटैक्स किए हैं। तो इंडिया के अगेंस्ट चाइना तो ओपनली अपने सारे स्टेप्स ले रहा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम उतने स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। उसका सिंपल सा रीजन है कि हम चाइना के सामने बहुत ज्यादा मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि भाई अगर हम चाइना से लड़ाई कर लेते हैं इकोनॉमिकली, तो कहीं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव ना हो जाए, कहीं हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव ना हो जाए, क्योंकि इन हर इंडस्ट्रीज में हम चाइना के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस हद तक हम डिपेंडेंट हो चुके हैं कि बिल्कुल ही हम एकदम ही दयनीय हालत में है। तभी तो चाइना जैसी कंट्रीज की इतनी दम पड़ रही है कि वो गलवान वैली की क्लैशेस कर रहे हैं, एलएसी पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और उसके बाद भी वहां पे टिक के बैठ गए, वापस नहीं जा रहे हैं।
तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बॉर्डर पे वो लड़ाई भी कर रहे हैं और कह रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस नॉर्मलाइज रखो, क्योंकि चाइना भी इस बात को जानता है कि इकोनॉमिक रिलेशंस नॉर्मलाइज रहेंगे तो इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेगा और हमसे ज्यादा पंगे लेगा नहीं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो तिब्बतन मिलिशिया को ट्रेन कर रहे हैं। तो कल की डेट में अगर इंडिया और तिब्बत के बीच में, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होती है, तो तिब्बत के साइड के जो लोग हैं वो चाइना अपनी आर्मी में रिक्रूट करेगा, इंडिया के साइड पे जो लोग हैं उसमें बहुत सारे तिब्बतन सोल्जर्स होंगे और दोनों तिब्बतन सोल्जर्स आपस में बॉर्डर पे लड़ रहे होंगे। हालांकि इस चीज के चांसेस बहुत कम है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि तिब्बतन मिलिशिया को रिसेंटली जब चाइनीज सोल्जर्स को एलएसी पे डिप्लॉय किया गया तो तबियत वगैरह खराब होने लगी। तो बोला गया कि भाई तिब्बतन लोग जो कि इस हाई एल्टीट्यूड रीजन में हमेशा से रह रहे हैं इनको ट्रेन करो। प्लस वो तिब्बत जो कि इंडिया में रह रहे हैं उनकी भी पॉलिटिकल सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। रीजन बीइंग 1987 के बाद जो भी तिब्बतन्स इंडिया में पैदा हुए हैं उनको इंडिया की नागरिकता मिली नहीं। अब चूंकि उनको इंडिया की नागरिकता मिली नहीं है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है कि करें तो करें क्या। अब यहां पे यूएस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज को यूएसए में परमानेंट रेजिडेंटशिप का स्टेटस मिला हुआ है। ओके, तो यूएस भी यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर रहा है। एक जो बहुत मेजर इशू यहां पे बन के उभर रहा है वो ये है कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा, अगला स्पिरिचुअल लीडर कौन बनेगा। अभी के जो दलाई लामा है 86 साल इनकी उम्र है, ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है 110 साल तक ये जिंदा रहे और स्पिरिचुअल लीडर रहे। चाइना के अंदर अनाउंसमेंट हो चुकी है अगला स्पिरिचुअल लीडर वो अपॉइंट करेंगे। हमारे यहाँ पे जो दलाई लामा है वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल लीडर मैं अपॉइंट करूंगा। यूएस में भी सुनने में आ रहा है कि वो अपना अपॉइंट करेंगे, क्योंकि वहां पे भी लगभग 30,000 कम्युनिटी है तिब्बतन। तो कल की डेट में मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई निकल के आ जाता है दलाई लामा, तो क्या इंडिया के अंदर जो तिब्बतन्स हैं वो बाहर के दलाई लामा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानेंगे? फिर तो वही बात हो जाएगी कि जो तिब्बतन्स इंडिया में रह रहे हैं वो स्पिरिचुअल लीडर किसी बाहर की कंट्री के दलाई लामा को मान रहे हैं। तो ये काफी खिचड़ी सी पकती यहाँ पे बनती नजर आ रही है। प्लस इस चीज के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये जो चाइना है वो तिब्बत रीजन को पूरी तरीके से कल्चरली चेंज कर दे, सोशली चेंज कर दे। उसका रीजन ये है कि तिब्बत के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं चाइना ने, वहां पे जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, तिब्बत के लोगों को नौकरियां देने की बात की है, तिब्बत के लोगों को जो कल्चर है उनके कल्चर को बदलने की बात की गई है। जो मेन आप कह सकते हो कि मेनलैंड चाइना की पॉपुलेशन उसको लाके तिब्बत में आप कह सकते हो सेटल किया जा रहा था कि सिनेजाइजेशन हो सके पॉपुलेशन का, मतलब मेन चाइनीज कल्चर के साथ जुड़ सके तिब्बत के लोग। तो कुल मिला के तिब्बत को सोशली और डेमोग्राफिकली चेंज करने की भी कोशिश कर रहा है चाइना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तिब्बत में बहुत सारे जो डैम्स हैं उनको भी बनवा रहा है, ट्राइबल मिलिशिया ग्रुप्स तो वो डेवलप कर ही रहा है। ओवरऑल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इसके बारे में तो ज्यादा पता नहीं है। एंड में सुहासिनी हैदर जी का यही बोलना है और ये होना भी चाहिए। इंडिया की जो पॉलिसी है ना तिब्बत को लेके वो थोड़ी एग्रेसिव होनी चाहिए। हमें इस तिब्बत के कार्ड को बहुत प्रोएक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे चाइना की तरफ से थोड़ी धमकी आती है शांत बैठ जाते हैं। चाइना ओपनली हमारी धमकियों, मतलब हम तो धमकी खैर देते नहीं है। जैसे यूएस और चाइना के बीच में जब ट्रेड वॉर हुआ तो यूएस ने जितने भी स्टेप्स लिए चाइना ने बड़ा जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, चाहे वो सैंक्शंस के फॉर्म में हो चाहे वो किसी धमकी के फॉर्म में हो। बट चाइना हमारे अगेंस्ट स्टेप लेता है, हम उसके अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। जब गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ तो हमारे सोल्जर्स ने जवाब दिया, बट हमारी सरकार के पास और हमारे बिजनेसेस के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए थोड़ा सा बर्थडे विश कर दिया और चाइना को धमकी दे दी कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअली में हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे हाथ तिब्बत पॉलिसी को लेके बिल्कुल ही दबे हुए हैं। अब इस प्रकार की तिब्बत पॉलिसी से देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ होने वाला है नहीं। जब तक आप बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर एग्रेसिवली इस इशू को परस्यू नहीं करोगे ना, तब तक चाइना को कोई भी पुश बैक महसूस नहीं होगा। यहाँ तो साफ साफ इंडिया मजबूर सा नजर आ रहा है। जैसे वहां चाइना की तरफ से कोई प्रेशर आता है इंडिया शांत बैठ जाता है। इस प्रेशर को रेजिस्ट करने की जरूरत है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से सीखने की जरूरत है। बहुत से सैंक्शंस मारे हैं चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया बकल डाउन नहीं कर रहा है चाइना के सामने। कुछ इस प्रकार का एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें अपनी कैपेबिलिटीज को बनाना पड़ेगा। सिर्फ इस डर से कि चाइना से इंपोर्ट आने बंद हो जाएंगे हम परमानेंटली दब के नहीं रह सकते। बट अब ये डिसीजन हमारी सरकार का है। आगे आने वाले समय में समझ में आएगा कि कैसे तिब्बत पॉलिसी इवॉल्व होती है इंडिया की टुवर्ड्स चाइना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।